नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे व्यक्ति का आना हुआ कि अब बीजेपी के लोगों को रात में शायद नींद भी नहीं आ रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, बीजेपी के लोग आखिर क्यों भड़क रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर राजस्थान के बाद हरियाणा, दिल्ली, पंजाब होते हुए भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर पहुंचने जा रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। बताएंगे इसके बारे में अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली में कब ये यात्रा आने वाली है, वहीं पर चीनी अतिक्रमण को लेकर संसद में जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया ऐसा कि बीजेपी के लोग बाहर निकलकर मीडिया में करने लगे आलोचना। वहीं पर बिहार के विधानसभा में बीजेपी के एमएलए के द्वारा उठाए गए छोटे सवाल को लेकर नीतीश कुमार ने इस तरीके से रौद्र रूप दिखाया कि भाजपा के नेता विधानसभा के कार्रवाई को छोड़कर भागते दिखाई दिए दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भारत के अभिन्न अंग तवांग के अंदर चीन और भारत की सेना के बीच में हुए झड़प के मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है दोस्तों। इसको लेकर सेना ने टिप्पणी की है। बताएंगे आपको ये वीडियो किस समय की है और किस तरीके से गलत जानकारियां दी जा रही है। और इसी के साथ में कई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है दोस्तों। इसको लेकर भी फैक्ट चेक किया गया है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा कर दिया है दोस्तों। सीएम ने कौन कौन से डिपार्टमेंट लिए हैं, बताएंगे इसके बारे में अपडेट एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों की तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि रघुराम राजन देश के सबसे बेहतरीन गवर्नर में से एक थे और उनकी कही गई एक एक बात सच हो रही है दोस्तों, और भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की आलोचना करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में कदम ताल करते हुए एक के बाद एक बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अलग अलग फील्डों से आने वाले लोगों की संख्या भी कम नजर नहीं आ रही है। ताजा जानकारी की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में समय बिताया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नफरत के खिलाफ देश में भारत जोड़ने के लिए खड़े होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हम होंगे कामयाब। राजस्थान में बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा के 10वें दिन ये यात्रा बामनवास विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले भतौदी गांव से निकली है दोस्तों। 25 किलोमीटर की ये यात्रा चलती रही और इस दौरान रघुराम राजन ने राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया। आपको बता दें कि रघुराम राजन अक्सर नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति और सामाजिक नीतियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते रहते हैं। रघुराम राजन वही अर्थशास्त्री है जिन्होंने 2008 के अंदर दुनिया भर में आए मंदी को लेकर पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, और जो उन्होंने कहा था बिल्कुल हूबहू ऐसा हुआ था दोस्तों। और इसके बाद दुनिया भर के अंदर रघुराम राजन एक बड़े जाने माने अर्थशास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको गवर्नर बनाया था, और गवर्नर बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया। लेकिन मोदी सरकार आने के 1-2 साल के बाद ही उनको गवर्नर के पद से हटा दिया गया दोस्तों। इसके कई और रीजन दिए गए थे, लेकिन एक बात है कि रघुराम राजन जैसा गवर्नर अगर 2016 के अंदर होता तो कभी भी नोटबंदी जैसा एक बड़ा अपराध नहीं करने देता। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कॉमेडियन कुणाल कामरा भी इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए दोस्तों। कई बार कंट्रोवर्शियल कॉमेडी को लेकर चर्चा में रहने वाले कुणाल कामरा राहुल गांधी के साथ में पद यात्रा करते दिखाई दिए हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर यात्रा पूरे होने के साथ साथ अब हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा को सफल बनाने का प्रयास शुरू रखा है दोस्तों। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है, जहां पर पार्टी के सारे नेताओं से जम्मू कश्मीर में बातचीत की जा रही है। उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि किस तरीके का रोड मैप रहेगा, कहां कहां से ये यात्रा गुजरने वाली है। जम्मू में भी हाल फिलहाल में अब चुनाव होंगे, जैसा कि भारत सरकार ने दावा किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई और पूरी तरीके से कानून को लागू कर दिया गया है। और अब चुनाव होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखते हैं कब चुनाव कराया जाता है। इसी के साथ में 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 24 दिसंबर को प्रातः 6 बजे राहुल गांधी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और दिल्ली में भी ये यात्रा जगह जगह निकाली जाएगी दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा में शामिल होने पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को काफी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गवर्नर बनाया था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। वह भी देश के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह की तरह होना चाहते थे, यानी मनमोहन सिंह जैसे आरबीआई के गवर्नर हुआ करते दोस्तों, और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। बकौल बीजेपी नेता अमित मालवीय रघुराम राजन भी ऐसा चाहते थे। इसके बाद आगे ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि देश की इकोनॉमी को लेकर जो भी कमेंट उन्होंने किया है वो पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं, जिस पर मौका परस्ती करने का आरोप लगाया गया दोस्तों। और इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के यूथ मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संतरों का सीजन है, ठंड भी है, पर फिर भी कुछ संतरे जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो क्या ही करें, लाइफ गोज ऑन। यानी बीजेपी के नेता के द्वारा किए गए ट्वीट पर इस तरीके से तंज कसा गया दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो चीनी अतिक्रमण के मामले को
लेकर चर्चा से इंकार करने पर विपक्ष ने राज्यसभा के अंदर एक बार फिर से वॉकआउट कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार बीते दिन अपना बयान दे दिया है, जिस पर खड़गे ने कहा कि ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो सार्वजनिक नहीं किया गया है और सदस्य और लोग इस तथ्य को जानना चाहते हैं, इसलिए चर्चा की अनुमति दी जाए। यानी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लोगों ने साथ में मिलकर ये कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रक्षा मंत्री इस सदन के अंदर बैठे, उनसे सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष के लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और इस पूरे मामले पर दोस्तों तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष के अंदर एक से एक डिफेंस के एक्सपर्ट है दोस्तों, उन सभी के सवालों का जवाब देश के रक्षा मंत्री को देना चाहिए। लेकिन देश के रक्षा मंत्री वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी दोनों सदनों में जाते हैं, अपना बयान देते हैं और उसके बाद किसी तरीके कोई डिबेट नहीं कराई गई दोस्तों। तो पार्लियामेंट का क्या औचित्य है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब तक डिबेट न हो तो पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां पर सरकार के लोग आएंगे और एक तरफा भाषण देकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है कि सरकार के मंत्री एक तरफा चलाएंगे। ये कम से कम सदन में आकर तो यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। खासकर विपक्ष के लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो कम से कम मिलना चाहिए सवाल उठाने का, और देश की संसद का यही एकमात्र काम है दोस्तों, डिबेट करना, और उससे भी सरकार के लोग किनारा कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो टीएमसी के विधायक HM सांगलियांग के साथ में 4 अन्य विधायकों ने 2023 के मेघालय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यानी टीएमसी राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरने की कोशिश कर रही थी, तमाम नेताओं को अपने साथ मिला रही थी। लेकिन अब एक बात और फिर से तय हो गई है कि मेघालय और त्रिपुरा में होने वाले चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही मुकाबला होगा। तीसरी पार्टी का यहाँ भी अब कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार में शराब से मारे गए 14 लोगों को लेकर विपक्ष यानी बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा। नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से फायर हो गए, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। नीतीश कुमार इतने अग्रेसिव हो गए कि उन्होंने बीजेपी को लेकर तू तड़ाके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त फटकार लगाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि क्या हो गया, ए चुप हो जाओ, तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, सबको भगाओ यहाँ से, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम लोग शराबी हो गए हो, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तुम लोग पूरे बिहार में गंदा काम करते हो, पहले क्या बोलते थे, अगर नहीं संभले तो काफी बुरा हो जाएगा। तुम लोग शराब के पक्ष में हो। नीतीश कुमार ने कहा कि तुम लोग गिर गए हो, कितना इज्जत दिया तुम लोगों को, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। सभा में जारी शोर शराबे के बीच में नीतीश कुमार गुस्से से जबरदस्त तमतमाए नजर आए दोस्तों, जिसके कारण बिहार विधानसभा में जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिला। और बीजेपी के एमएलए जो इसके पहले सवाल खड़ा कर रहे थे, एक एक करके विधानसभा से निकल गए। समझ में आ गया कि नीतीश कुमार काफी एग्रेसिव हो गए हैं। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का गुस्सा होना भी जायज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ में सरकार चलाती है तो शराबबंदी को लेकर बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर शराबबंदी कहीं है ही नहीं, और उसके बाद जहरीली शराब का भी कोई मामला सामने नहीं आया है। इस तरीके से चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन जब विपक्ष में बीजेपी के लोग बैठते हैं तो अचानक से उनको शराबबंदी का मामला समझ में आने लगता है। और इसी के साथ में दोस्तों जहरीली शराब का मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन शराबबंदी को लेकर ही सवाल खड़ा कर देना कहीं ना कहीं इसमें कोई औचित्य नहीं है। जब सरकार का एक स्टैंड है कि शराबबंदी होनी चाहिए तो इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। लेकिन जहरीली शराब को लेकर सवाल पूछना पूरी तरीके से वाजिब है, लेकिन बीजेपी के लोग दोनों चीजों को मिलाकर सवाल पूछ रहे थे। नीतीश कुमार इसी को लेकर काफी फायर हो गए। और एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने चीन की सेना को जबरदस्त तरीके से पीट कर भगाया है, जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक तरीके की पहचान है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों भ्रम फैलाने वाली सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि देखा यह जा रहा है कि एक तस्वीर है जिसमें कई सारे कॉफिन है, उसे सोशल मीडिया पर तवांग मामले से जोड़कर फैलाया जा रहा है, जिस पर ऑल्ट न्यूज की तरफ से जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये तो 2010 से भी पुराना मामला है दोस्तों। और इसी तरीके से कई और चीजों को लेकर बार बार फैक्ट चेक में सामने आ जाता है कि तवांग मामले को लेकर अफवाह फैलाने के लिए कई सारी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जैसा कहा जा रहा था बिल्कुल उसके इतर वोट दिया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार मुस्लिम समाज के लोगों ने 27% वोट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा मात्र 13% रह गया है। बाकी मुस्लिम समाज के लोगों ने 10% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और सारे वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं। तो मुस्लिम समाज ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने में बिल्कुल कोताही नहीं बरती है। गुजरात के चुनाव से ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह अमित शाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करते हुए बीजेपी और खासकर कुछ गोदी मीडिया के लोग बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वहीं पर बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट करते हुए लाल आंख कड़ी निंदा इक्वल सब जुमला है ट्वीट कर दिया। यानी बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग तंज कसकर निशाना साध रहे हैं। साथ साथ दोस्तों प्राची साध्वी ने बयान देते हुए कहा कि जेएनयू को बस उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दीजिए। सौगंध श्री राम की कि वहां से केवल वंदे मातरम के नारे सुनाई देंगे। जिस पर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिफ्ट क्यों करना है, एक उसी की
तरह यूनिवर्सिटी यूपी में बना दीजिए जो रैंकिंग में नंबर 1 हो, दूसरे स्थान पर हो, और वहाँ पर शान से वंदे मातरम का नारा भी लगवाइए। यानी दोस्तों जेएनयू बनाएंगे नहीं लेकिन बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वैसे भी वंदे मातरम का नारा तो हर देश के इंस्टीट्यूशन में लगता है, लेकिन इसके बावजूद जेएनयू को अलग से बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके के बयान सामने आते हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्य सचिव आरडी धीमान के द्वारा बीती रात 11 बजे जारी लेटर के अनुसार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, होम प्लानिंग, कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास रखा गया है, जबकि जिन विभागों को आवंटित नहीं किया गया है उसका दायित्व भी सीएम सुक्खू ही देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को 3 विभाग दिए गए हैं। सबसे मुख्य विभाग उनको दिया गया है जल शक्ति विभाग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला और तीसरा भाषा, कला एवं सांस्कृतिक विभाग। तो इन तीनों विभाग के बंटवारे की घोषणा हो गई है, जबकि अधिकतम 10 मंत्री अब हिमाचल प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। देखते हैं किन किन को मौका दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री पद की दौड़ में शामिल कांग्रेस पार्टी के शिमला ग्रामीण के कांग्रेस पार्टी विधायक विक्रमादित्य पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों उनकी धर्मपत्नी सुदर्शना ने राजस्थान के उदयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों विक्रमादित्य सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद देखते हैं आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। साथ साथ आपको बता दें कि पायलट गुट पर भारी पड़ा गहलोत गुट, बगावत करने वाले मंत्रियों और समर्थकों को हाईकमान ने दी क्लीन चिट। सचिन पायलट ने कहा था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लड़ाई में गहलोत गुट अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को पायलट को सीएम बनाने की बात पर बगावत के मुख्य किरदार माने गए अशोक गहलोत गुट के मंत्री शांति धारीवाल और मुकेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौर को आला कमान ने क्लीन चिट दे दी है। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर खुलकर मांग की थी। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर नौकर ने कुकर्म के प्रयास और जान से मारने के आरोप लगाया है। पुलकित आर्य अंकिता भंडारी की हत्या का आरोपी है और उसके पिता पर भी इस तरीके गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर की माने तो केंद्र सरकार पुराने पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव लागू करने वाली नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में केंद्र और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को बताया है, लेकिन केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ साथ आपको बता दें कि देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट एम्स में सर्वर अटैक हुआ था दोस्तों, जिस पर अब जानकारी देते हुए संसद में बताया गया है कि चाइना के हैकर्स ने देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर साइबर अटैक किया था, जिसके कारण व्यवस्था तकरीबन 1 हफ्ते तक बंद रही थी और बाद में एक नए तरीके से साइबर को सिक्योर करना पड़ा और नए तरीके से एक और सर्वर लगाकर जैसे तैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। दोस्तों काफी मशक्कत करनी पड़ी, डीआरडीओ की टीम लगाई गई और साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी लगाया गया पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए, फुटप्रिंट प्राप्त करने के लिए कि कहां से ये अटैक किया गया है। तो अब संसद में जानकारी दी गई है कि चाइना से ये अटैक किया गया था दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले चाइना ने देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण करने की कोशिश की, साइबर अटैक करके देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूशन की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की और उसके बाद बॉर्डर पर क्लैश हुआ है। दोस्तों इन सभी चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो समझ जाएंगे कि चाइना किस नीति के तहत काम कर रहा है। वो भारत की जो मजबूत व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से कोलैप्स करने के लिए दिन रात काम कर रहा है, जबकि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी स्पष्ट ही नजर नहीं आती। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर की तो पुणे के अंदर एक अनोखा मामला देखने को मिला दोस्तों। शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और इस दौरान बीजेपी का सांसद भी इसमें शामिल हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने के लिए एक मोर्चा निकाला। एक बीजेपी के सांसद उदयन राजे इस मार्च में शामिल हो गए और राज्यपाल को हटाने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके द्वारा शिवाजी महाराज को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो न हो, एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका जल्द लगने वाला है। इस तरीके से सांसद अगर विपक्ष के साथ खड़े हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी में आपसी कलह चल रहा है। वहीं पर डीबी चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैंने बीजेपी के सिक्किम राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मेरे पूरे कार्यकाल में पार्टी आला कमान, सहकर्मियों, मित्रों और शुभ चिंतकों ने मार्गदर्शक किया, इसलिए इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मीडिया में ये चर्चाएं चल रही है कि वो पार्टी के गतिविधि को लेकर काफी नाराज थे और हो सकता है कि दूसरी पार्टी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी के लिए 6 आने वाले मुद्दे काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। यानी जो चुनाव सामने आ रहा है उससे एक बात तय है कि भारतीय जनता
पार्टी को 6 मुद्दे काफी परेशान करेंगे। सबसे पहले पुरानी पेंशन का स्कीम जो अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के अंदर ले जाने वाली है। जनता से इस मुद्दे पर वोट मांगा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में महंगाई भत्ते का बकाया, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। यानी डीए रोका गया था, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया हिमाचल प्रदेश में और उनको बड़ी जीत मिली है। और इसी तरीके की पॉलिसी को आगे भी लागू किया जाएगा। वहीं पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को बढ़ाने का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, जिसके कारण उनको बड़ी सफलता मिली दोस्तों। इसी के साथ में बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उसको हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली है। महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना, ये 6 ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेंशन होने जा रहे हैं, खासकर आने वाले बड़े राज्यों के चुनाव में। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर 2 बीजेपी के एमएलसी एस नागराज और ए विश्वनाथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। और इसके बाद अब जेडीएस के एक और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीएस के एमएलसी वाई.एस. दत्ता कांग्रेस पार्टी इसी महीने ज्वाइन कर सकते हैं। 2013 के चुनाव में उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था दोस्तों। और इसके बाद बीजेपी, जेडीएस के कई और नेता हैं जो अब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मजबूत विकल्प के तौर पर देखते हैं और जल्द ही बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर भारत राष्ट्रीय समिति यानी दोस्तों टीआरएस पार्टी का ओरिजिनल वर्जन एक बार फिर से सामने आया है। यानी देश भर के लिए जो पार्टी बनाई गई है, जिसका नाम भारत राष्ट्रीय समिति रखा गया है, उसका दफ्तर भी लॉन्च कर दिया गया है। 5 SP रोड चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर टीआरएस पार्टी का दफ्तर बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए बड़े बड़े लोग मौजूद रहे। और साथ साथ आपको बता दें कि एनसीपी के पूर्व सांसद माजिद मेमन ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। नवंबर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद अब ये ज्वाइनिंग हो गई है दोस्तों। वहीं पर तवांग क्लैश को लेकर अमूमन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली बात कहने वाले शशि थरूर ने भी बयान देते हुए कहा कि 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी देश का सदन अपना काम कर रहा था और सदन के अंदर चर्चाएं चल रही थी 1962 वॉर को लेकर। लेकिन अब ऐसे क्यों हालात हो गए हैं कि छोटे मोटे क्लैश को लेकर भी सरकार संसद में बातचीत करने को तैयार नहीं है, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष के मन में सवाल है जिसका जवाब संसद में सरकार को देना चाहिए। वही प्रधानमंत्री मोदी के 4 कार्यक्रम, 4 अलग कपड़े, तस्वीर शेयर करते हुए पत्रकार ने तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करने पहुंचे थे, जिसमें वो कार्यक्रम में शामिल हुए, कई योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तस्वीर को शेयर कर पत्रकार दीपक शर्मा ने तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 4 कार्यक्रम गए थे और 4 अलग अलग कपड़े उन्होंने पहने हैं। 18 घंटे के अंदर 4 तरीके के कपड़े देखकर कई सारे लोग चौंक गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये क्या कर रहे हैं। कम से कम एक कपड़े में 2 कार्यक्रम तो उनको करना चाहिए था, लेकिन एक कार्यक्रम में मात्र एक ही कपड़े पहन रहे हैं दोस्तों। दूसरी जगह जाकर कपड़े बदल लेते हैं। साथ चीन से जारी तनाव के बीच में भारतीय जवानों ने चीनियों को खदेड़ा। 2021 का ये वीडियो है दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये वीडियो 9 दिसंबर तवांग का है, जहां पर चाइना और भारत की सेना आपस में भिड़ गई थी। इस मामले पर अब सेना की ओर से क्लैरिफिकेशन देते हुए इस वीडियो को 2021 का बताया गया है, जैसा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया, आप लोग देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये देश की राजनीति में एक नया मोड़ है। 5 सरदार पटेल मार्ग केसीआर ने अपना राष्ट्रीय पार्टी का ऑफिस शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि खास तौर पर अखिलेश यादव को बुलाया गया। 2024 के चुनाव से पहले नए समीकरण बनाए जा रहे हैं दोस्तों। खासकर किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। साथ साथ आपको बता दें कि जावेद अख्तर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। आरएसएस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, इस मामले पर कोर्ट ने उनको पेश होने के लिए कहा है। इसी के साथ में गुरनाम सिंह चडूनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब की बार किसान सरकार आज तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री श्री केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति के दफ्तर का उद्घाटन किया और मुझे किसान संगठन भारत राष्ट्रीय किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मेरे सभी किसान साथी और केसीआर का धन्यवाद। आपको बता दें कि केसीआर ने किसान सेल भारत राष्ट्रीय किसान समिति का उद्घाटन किया दोस्तों। इस दौरान गुरनाम सिंह चडूनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के पवित्र झरने के पास निगरानी चौकी बनाने की तैयारी कर रहा था चाइना, जिसके बाद भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी भारतीय सेना चाइना को जब भी मन करेगा इसी तरीके से उसकी गुस्ताखी पर करारा जवाब देती रहेगी, क्योंकि भारतीय सेना दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा मनोबल हाई रखने वाली सेना है। और भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य, उनकी बहादुरी पर पूरे देश को नाज है दोस्तों। और भारतीय सेना के सामने चाइना के लोग अगर फिर से आएंगे तो फिर से इसी तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा, ये पूरी तरीके से तय है। लेकिन दूसरी ओर सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी को लेकर उठे हैं दोस्तों। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर श्री गणेश महल जिला कोयम्बटूर में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए राकेश टिकैत ने तस्वीर शेयर की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा ले जाकर हम आगे और बढ़ाने वाले हैं। वहीं पर तेलंगाना की पॉलिटिक्स में केसीआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी है दोस्तों। आपको बता दें कि देश भर के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करने वाली टीआरएस पार्टी के नेता केसीआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बुधवार को प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है। यानी देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार और तानाशाही को लेकर सवाल खड़ा करने वाले केसीआर
कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद में मौजूद वॉर रूम में जाकर कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कई और आरोप लगाए। उन्होंने हिटलर से तुलना की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पुलिस कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में जाकर छापेमारी कर रही है और जबरन 50 कंप्यूटर लेकर चली गई। मणिकम टैगोर ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है, सभी को ये राइट्स है कि वो अपने पार्टी का प्रोपोगेंडा करे, उनका जो एजेंडा है वो जनता के बीच में पहुंचाए। लेकिन इसके इतर केसीआर जो बड़ी बड़ी बातें खासकर भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाकर कह रहे हैं कि देश भर के अंदर उनकी पार्टी का विस्तार होगा, लेकिन इस तरीके से अगर ओपोजिशन के वॉइस दबाए जाएंगे तो कैसे विस्तार होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर मुआ मोइत्रा ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि असली पप्पू कौन है, इसका जवाब दीजिए। वहीं पर दोस्तों यूपी के निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पासमंदा मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पासमंदा समुदाय के लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि चीन से झड़प पर महबूबा मुफ्ती बोली, कहा मोदी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, देश के सैनिकों की पिटाई हो रही है, पलटवार की इजाजत देनी चाहिए सरकार को। ये बात पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों, एक तरीके का भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। देश की सेना हमेशा चाइना को कठोर जवाब देती आई है और चाइना की सेना को एक बार फिर से पीटती नजर आई है और देश की सेना पर पूरी तरीके से भारत के लोगों को गर्व है। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी सरकार की चाइना को लेकर क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण सेना अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो कदम सेना उठाना चाहती है उसमें एक तरीके का रुकावट है देश की सरकार की पॉलिसी। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।